नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। विधानसभा में जोरदार तैयारी समाजवादी पार्टी की दिख रही है। हालांकि कहने को सत्र शुक्रवार से शुरू हुआ, लेकिन पहले दिन शोक संवेदना के बाद उसे स्थगित कर दिया गया। फिर शनिवार रविवार हो गया और सोमवार से सत्र जो है वो अपने फुल अंदाज में आपको दिखेगा, जहां पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आएगी। इस बार के सत्र में कोडीन सिरप का मामला बड़ा चर्चाओं में है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आर.के. वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, क्या है मामला कोडीन को लेकर के? मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि अपराधियों के साथ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो है। मुझे लगता है कि अगर आप फोटो की बात करेंगे तो एक फोटो उनके साथ उन्होंने दिखाई है और 200 फोटो अपराधियों के साथ उनकी मिलेगी, तब आप क्या तय करेंगे? रही बात कोडीन के अवैध व्यापार का, तो सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकारी तंत्र दोनों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश से कोडीन सिरप का अवैध व्यापार शुरू कराया और 2 वर्षों में देश के कोने कोने से लेकर के बांग्लादेश और नेपाल तक पहुंच गया। और सरकारी तंत्र पूरी तरीके से संरक्षण देता रहा लंबे समय से। जैसे आपको ध्यान होगा कि जब सोनभद्र में बड़े पैमाने पर कफ सिरप पकड़ा गया, लगभग 1,16,000 बोतल एक साथ, और सबको पता है कि वो फेंसिडिल कफ सिरप जो है ऑन प्रेस्क्रिप्शन ही अलाउड है। केवल डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही आप उसे परचेज कर सकते हैं और उस मेडिकल स्टोर को उसका बाकायदा पूरा विवरण रखना पड़ेगा फोन नंबर के साथ। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पाया गया और उसका एफआईआर हुआ। एफआईआर के बाद भी वो लंबे समय तक वो रोजगार उनका वैसे ही चलता रहा। ना सरकारी तंत्र ने और कुछ किया। आप बताओ कि अगर इतने बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार, या इससे आप सीधे कहिए अपराध से जो संपत्ति अर्जित की गई, अगर कहीं और पाई गई होती तो मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर अब तक चला होता कि नहीं चला होता? अभी तक बुलडोजर नहीं चला। इतने महीने अक्टूबर से लेकर के अभी तक आप समझ सकते हैं एसटीएफ ने लगातार उन लोगों को बचाने का प्रयास किया। और किन लोगों को? जो आरोपी हैं। कौन आरोपी? चाहे शुभम जायसवाल हो, चाहे अमित सिंह टाटा एंड कंपनी हो, भोला जायसवाल हो, और अभी आपको ध्यान होगा कि अमिताभ ठाकुर जी ने डीजीपी को एक पत्र लिखा और एक कहा कि उसमें धनंजय सिंह की जो पूर्व सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी से, जेडीयू के नेता हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध है और जांच कराने का पत्र लिखा। और अभी तक मुझे लगता है कि शायद सरकार को वो नागवार गुजरा और सरकार ने अमिताभ ठाकुर को ही जेल भेज दिया। तो मुझे लगता है कि आज आप कोडीन कफ सिरप की खबर चलाओगे और आज मैं बोल रहा हूं तो कल मेरे ऊपर भी मुकदमा करके और आपको भी जेल भेज सकते हैं ये लोग। क्योंकि यह कारोबार लंबे समय से, कई वर्षों से चल रहा था और सरकार के संरक्षण में चल रहा था और सफेद पोशों को बड़े पैमाने पर इसमें हिस्सेदारी थी। अब मगर धनंजय सिंह का आप नाम ले रहे हैं। धनंजय सिंह तो मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर लगे आरोप साबित नहीं कर पाएंगे आप। ये मैं नाम नहीं ले रहा हूं, साथ में फोटो है तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ये मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ये नाम तो उत्तर प्रदेश की पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके अमिताभ ठाकुर ने ये आरोप लगाए ना। ये डॉक्टर आर.के. वर्मा ने थोड़ी आरोप लगाए। अब मैं सरकार से ये पूछ रहा हूं कि सरकार ने जांच करा करके उसका खुलासा क्यों नहीं किया? और जो 10,000 करोड़ का आप सोचिए कि अभी तक 128 एफआईआर हो गई और लगभग 50 जनपदों में बरामदगियां हुई हैं। तो कितने बड़े पैमाने पर ये अवैध कारोबार चल रहा था, सरकार के संरक्षण में नहीं चल रहा था। तो कैसे संभव था? विभाग नहीं मिला हुआ था तो कैसे संभव है कि अगर कोई एक प्रतिबंधित दवा, जो एक निश्चित, प्रतिबंधित का मतलब ये नहीं है कि उसे लाया नहीं जा सकता।
प्रतिबंधित का मतलब है कि वो केवल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ही बिकेगा, और जो फार्मा उसे बनाएगी, कितना किसे दे रही, उसका पूरा ब्यौरा उसको देना पड़ेगा, और 3 वर्ष तक उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और उसमें जो अभी दिल्ली में कुछ जगहों पर मैंने उसमें पढ़ा कि जब लैब टेस्टिंग हुई तो उसमें एक में DEG पाया गया, डाई एथाइल ग्लाइकोलेट, यह कोडीन सिरप में। हाँ, यह एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है और जो घातक होता है। और उसमें ये भी कहा गया कि कोडीन की मात्रा बढ़ा करके ये लोग अवैध कारोबार, आप समझ सकते हैं कि एक सिरप, एक दवा, अवैध कारोबार उसका कैसे संभव है। अगर वो सामान्य होता, अगर उसमें कोडीन की मात्रा, जैसा आपने पहले अभी कहा कि प्रतिबंधित नहीं है, अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो उसके कारोबार पर कोई प्रतिबंध लगाने का कोई मतलब नहीं। किसी लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुभम जायसवाल का नाम ले लिया। शुभम जायसवाल इस डर से फरार है। वो तो अपने वीडियो में भी अखिलेश यादव का नाम ले रहा है कि मुझे जानबूझकर अखिलेश यादव फंसा रहे हैं। वो तो वीडियो में, फोटो में अपने सिरप जो वो बेचता था उसको लेकर के बैठा कि मैं भाई कोडीन सिरप बेच ही नहीं रहा हूं, मैं तो फैंसी ड्रिल सिरप बेच रहा हूं। इस फैंसी ड्रिल सिरप को एबॉट नाम की कंपनी बनाती है, इसमें कोडीन मिलता ही नहीं है। आपको मैं बताऊं, फैंसी ड्रिल में कोडीन है, और जो सिरप की बात की जा रही है, लगभग उत्तर प्रदेश में ही 300 फर्म, जो बोगस फर्म रजिस्टर्ड की गई। अगर ये अवैध कारोबार नहीं था तो फैक्ट्री से जिस फर्म के नाम पर ये दवाइयां मंगाई जा रही थी उसका आता पता नहीं है। अभी तो जो FIR हुई, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, तो उससे ये जानकारी हो रही है कि जिस पते पर जिस फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाया गया उसका ही अता पता नहीं है। पता चला कि 5 करोड़ का माल फला फर्म ले आई, और भौतिक रूप से देखने पर पता चला कि वहां फर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इस तरीके की 1-2 घटना नहीं है पूरे, ये तो केवल उत्तर प्रदेश की मैं बातें बता रहा हूँ। अच्छा, आप ये मानते हैं कि अगर अखिलेश जी इस मुद्दे को ना उठाते, हाँ, यस, तो ये मामला अब आप ढंग की बात कर रहे हैं। अभी तक तो आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे। सच बात यह है कि अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस मुद्दे को नहीं उठाए होते तो आपको बताऊं कि कितने महीनों से पुलिस ने FIR दर्ज किया था यदा कदा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सही बात तो ये भी है कि कुछ जगहों पर जो गाजियाबाद से जो पकड़ा लोगों को बरामदगियां हुई, तो उसमें लोगों की जेब में STF का समन भी था। तो आप समझ सकते हैं कि STF के लोग मिल करके ये कारोबार करवा रहे थे। और एक STF का बर्खास्त सिपाही जिसके पास अरबों की संपत्ति आपके सामने दिख रही है, और आपका बुलडोजर उसकी तरफ नहीं गया, इसका मतलब है कि आपके बुलडोजर के ड्राइवर को भी कोडीन कफ सिरप पिलाया गया, जिससे वो नशे में मस्त है और वो आगे ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। आपको लगता है इस मुद्दे का कुछ नतीजा निकलेगा? 100% अपराधी जेल जाएंगे, तब तक समाजवादी पार्टी सड़क पर लड़ेगी। एक और बड़ा विषय है, नए प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के बन गए हैं, बड़ी ताजपोशी हो गई है, और जिस बिरादरी से वो आते हैं, भाजपा का बड़ा लक्ष्य उन पर है, कुर्मी वोटों को अपने साथ लाने के लिए, OBC वोटों को अपने साथ लाने के लिए। कैसे देखते हैं उनके नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी को? देखिए, पहले तो उनको बधाई। वो महाराजगंज के एक लोकप्रिय सांसद हैं, इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन कुर्मी बिरादरी का भारतीय जनता पार्टी से तलाक हो चुका है। तलाक तो आप समझते ही होंगे। कुर्मी बिरादरी जब जिस पार्टी के साथ जुड़ती है, सरकार उसी की बनती है। चाहे आप बहुजन समाज पार्टी को देखा होगा आपने, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, और 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में और केंद्र में सरकार बनाई। लेकिन 2022 तक निराशा होने लगी, तो 22 में भी काफी कुछ परिणाम बदल रहा था। थोड़ा सा हम लोगों से चूक हुई, जिसकी वजह से परिणाम नहीं बदल पाया, लेकिन उसके बाद मोह भंग हो गया। और 2024 में आपने देखा होगा कि वो चुनाव कोई प्रत्याशी नहीं लड़ा, 2024 में वो चुनाव समाज के लोगों ने लड़ा, और खासतौर से कुर्मी समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से हट करके समाजवादी पार्टी के साथ आ गया था। जितने कुर्मी सांसद भारतीय जनता पार्टी के भी, इवन आप अपना दल की सुप्रीमो का भी आप वोट परसेंटेज आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि कितने लाख वोट कम हो गए, लाखों वोट कम हो गए। वो कहां से कम हो गए? भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं कम हुआ, वो कुर्मी समाज का वोट कम हुआ। और जिनकी आप प्रदेश अध्यक्ष जी की बात कर रहे हैं, अब मैं ये पूछूं कि जब
जब जब कुर्मी समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है, क्या पंकज चौधरी जी की कभी जबान खुली? क्या उन्हीं की पार्टी में एक विधायक योगेश वर्मा का नाम आपने सुना होगा। मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय गुंडों ने उनको चौराहे पर बड़ी भीड़ के सामने पुलिस के बीच में पीट दिया। वो बेचारे चौराहे पर बैठे रहे, अनशन करते रहे, और क्या हुआ उनका? क्या हुआ? कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? बुलडोजर वहां गया क्या? क्या उनको सम्मान मिला? क्या पंकज चौधरी ने कुछ बोला क्या? या स्वतंत्र देव सिंह जी ने कुछ बोला क्या? या अनुप्रिया पटेल जी ने कुछ बोला क्या? वो उनकी पार्टी का विधायक था। अगर अपनी पार्टी के विधायक के लिए वो नहीं बोल सकते, तो समाज के साथ बोलने का साहस कहां से होगा? आप समझ सकते हैं, ये सब केवल मुखौटा बन गए हैं। इनका आने वाला राजनीतिक भविष्य खत्म हो रहा है। आपने अनुप्रिया पटेल का नाम लिया। उनके पति लगातार सरकार पर एग्रेसिव थे। वो कहते थे कि मेरी गोली मारकर हत्या कराई जा सकती है। वो सरकार नहीं, तो ये भाजपा ने अनुप्रिया पटेल को आईना दिखा दिया है कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हम अपना विकल्प तैयार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी से हट करके अनुप्रिया पटेल या अपना दल सोनीलाल का कोई वजूद हो सकता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक इस समय हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि आशीष पटेल जी तो अपने विभाग के लिए जो है उलड़ रहे थे, कि उनके विभाग में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, और उनके विभाग के ही अधिकारी उनके खिलाफ जो काम कर रहे थे, वो इतनी वो समाज के लिए थोड़ी लड़ रहे थे। समाज के लिए कुछ कह रहे हो, बताओ कि हम 69,000 शिक्षक भर्ती में आप न्याय करो, नहीं तो हमारा गठबंधन टूट जाएगा। आशीष पटेल ने कभी कहा क्या? कितनी बार? 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में पिछड़ों और अनुसूचित समाज के लोगों को जो 10,000 अभ्यर्थी, जिनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, जिस आयोग को जो गठन हुआ था, जब उसको संवैधानिक अधिकार मिला था, तो यही अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, सब लोगों ने भोंपू लगा करके शोर मचाया कि ये मोदी जी की सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। क्या हुआ उस संवैधानिक दर्जे के अधिकार को? जब वो संवैधानिक संस्था ने जो है एक आदेश जारी किया उत्तर प्रदेश सरकार को कि 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में पिछड़े अनुसूचित समाज की अभ्यर्थियों को, जिसकी तादाद 10,000 से ज्यादा, 7,000 ज्यादा तो केवल पिछड़े वर्ग की रही है, इन अभ्यर्थियों को सरकार तत्काल शिक्षक बनाए और जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने का काम करे। क्या दंडित हुई है? क्या सरकार ने उनको शिक्षक बनाया? क्या उसमें कौन बोला? किसी ने कहा कि मैं गठबंधन तोड़ दूंगा? तो मामला कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो कोई क्या बोलेगा? नहीं, कोर्ट में नहीं गया, कोर्ट में नहीं गया, वो कोर्ट में डाला गया। हमें नहीं देना है तो कोर्ट में पैरवी कौन करेगा? तो कौन बोलेगा भाई? जिस मामले का मामला कोर्ट में कितना दिन के बाद गया? कोर्ट में कितना दिन के बाद गया? कोर्ट में कितना दिन के बाद गया? लगभग 2 वर्ष के बाद गया है। आप लोग तो पत्रकार साथी हो, आपको अगर उनकी न्याय देने की मंशा होती तो उत्तर प्रदेश सरकार मानो बेईमान, वो तो पिछड़ा दलित विरोधी है, लेकिन जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, एक संवैधानिक संस्था का जब आदेश आता है जांच करवा करके, तभी कम से कम कुछ तो शर्मिंदा हो करके उस आदेश का ही कंप्लायंस करा लेते कि भाई ये एक संवैधानिक संस्था का आदेश है, इन्हें शिक्षक बनाया जाना, इनका कट ऑफ जो है, अंक जो है वो अच्छी है, वो मेरिट क्वालिफाई करते हैं और इनको शिक्षक हम बना रहे हैं। अगर अधिकारियों को अपने ना भी दंडित करते तो कम से कम इनका भविष्य तो बना देते। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने जानबूझ करके इसके बाद भी जब हाईकोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में दिया, तब भी तो कुछ नहीं किया। तो सरकार ने लगातार यह कोशिश की कि पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, इनको नौकरी ना मिले। ये संविधान विरोधी हैं, ये आरक्षण विरोधी हैं। अभी आज की तारीख में जिस आप पंकज चौधरी जी की बात करते हैं, अभी जो है लेखपाल की भर्ती का विज्ञापन आप सब लोग देख रहे होंगे। पिछड़े वर्ग को 16% के आरक्षण के कोटे में रखा गया है। आरक्षण का कोटा कितना है? 27%। और उसमें भी ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तो आरक्षण अधिनियम 1994 में बना था। आप पढ़ लेना कि आरक्षण अधिनियम 1994 जो जिसका नाम दिया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 1 की उपधारा 3 यह कहती है कि पिछड़े वर्ग को 27%, अनुसूचित वर्ग को 21%, जनजाति को 2%, और साथ ही साथ उसकी उपधारा 3 यह कहती है कि पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी अथवा अनुसूचित वर्ग का अभ्यर्थी अगर वह उस प्रतियोगी परीक्षा को अगर सामान्य वर्ग में क्वालिफाई करता है, तब उसे आप सामान्य के कोटे में रखोगे, उसको आरक्षित कोटे में नहीं रखोगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से आज तक कभी भी
पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के लोगों को सामान्य कोटे में नहीं रखा। अच्छा, तो हम लोग बहुत सारे उदाहरण हैं। नहीं, हर एक वैकेंसी में उदाहरण है। अच्छा, एक चीज और है, घोसी का उपचुनाव है और ओम प्रकाश राजभर बड़ा घोसी का उपचुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके बेटे अरविंद राजभर को लेकर के बड़ी चर्चा है और अरविंद राजभर ने भी अभी घोसी वो गए थे, वहां पर उन्होंने कहा कि हमारी दिल्ली बात हुई है, यहाँ का डाटा मांगा गया था, हमने फोन पर बात की, ये सब उपलब्ध करा दिया है। दारा सिंह चौहान नहीं लड़ेंगे क्या बीजेपी की तरफ से? आपको दिख रहा है कुछ? देखिए, दारा सिंह चौहान लड़े या ओम प्रकाश राजभर का बेटा अरुण राजभर लड़े, अरुण राजभर 2022 का भी चुनाव लड़े, अरविंद राजभर और इसके पहले ये घोसी में भी नो डाउट राजभर समाज की बहुत अच्छी तादाद है, बहुत अच्छी संख्या है। लेकिन परिणाम जो 2022 में हुआ है, जो 2023 में हुआ है, वही परिणाम होगा। लेकिन 2022 का मतलब वो चुनाव हारे हैं और 2023 का मतलब है कि 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी हारी है। दारा सिंह चौहान हारे हो तो है, दूसरी बार उपचुनाव हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर के चुनाव लड़ने को आप कैसे देखते हैं? अगर वो लड़ेंगे तो क्या बीजेपी से सीटें मांग पाएंगे या बगावत करके? नहीं, ये नो डाउट भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि इस समय अंतिम समय में हम चुनाव हार जाएंगे तो बड़ी बदनामी होगी और इसलिए जो है वो ओम प्रकाश राजभर को ये सीट दे देंगे। ये भी मुझे भी सूत्रों से जानकारी हो रही, लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात की कहावत चरितार्थ होगी। एक और परिणाम आ रहा है, वो ये है कि कैबिनेट में मंत्रियों का विस्तार होने जा रहा है और उसमें आपके जो बागी थे 4 ठो जिनको पार्टी से निकाल दिया गया है, उनमें से भी कईयों के मंत्री बनने की बड़ी सुगबुगाहटें तेज हो गई। तो अभी तक तो ये तो उसी समय वादा किया था कि जो है आप वोट दे दीजिए, उसके बाद तुरंत विस्तार होगा, आपको मंत्री बना देंगे। और हमारी पार्टी ने तो उनका रास्ता भी साफ कर दिया। अगर हमारे मन में कोई उनके प्रति द्वेष होता, चूंकि उन्होंने नियम विरुद्ध कार्य किया था, पार्टी के खिलाफ काम किया था, पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने का काम किया था, इतना दिन तक नहीं निकाला गया था, लगातार उन लोगों के द्वारा वो गतिविधि जारी थे जिसकी वजह से उन्हें निष्कासित करना पड़ा। तो रास्ता तो साफ कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सबको मंत्री बनाए ना, हम कहाँ रोक रहे हैं। लेकिन सबकी नैया 2027 में डूबने जा रही है, चाहे वो मंत्री बन करके डूबे या विधायक बने रह करके डूबे। चलिए, बहुत शुक्रिया। वर्मा साहब हमारे साथ थे, कई मुद्दों पर वो खुलकर बात कर रहे हैं। सदन में इस बार की जो गहमा गहमी है वो बहुत गर्म दिखेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। हालांकि लिखा पढ़ी में ये सदन 6 दिन का जरूर था, लेकिन कामकाज आपको महज 3 दिन देखने को मिलेगा। सोम, मंगल, बुध बढ़ाया जा सकता था इसे, नो डाउट। पूरा अवसर था, कम से कम जो है शीतकालीन सत्र भी जो है 10 दिन से ज्यादा का होना चाहिए। डिस्कशन हो नहीं पाता, बिल्कुल नहीं। सरकार जो जनहित के विषय है उससे भागती है, ना आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा कराना चाहती है, ना महंगाई के मुद्दे पर, ना बेरोजगारी के मुद्दे पर। किसी मुद्दे पर अभी धान किसानों का क्रय केंद्रों पर नहीं लिया जा रहा है, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। तो सरकार जानती है कि हमारी किरकिरी होनी, हमारी फजीयत होनी है, इसलिए विधानसभा सत्र उन्होंने शीतकालीन सत्र 3 दिन का लाया। 3 दिन का लाया, ये कारण जो है वर्मा सर ने बता दिया। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, लेकिन विधानसभा की इस गर्मा गर्मी में क्या कुछ हैपनिंग रहेगी आपको बताते रहेंगे। आपको चर्चा कैसी लगी हमें बताइएगा, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।